अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 वर्क एंड एनर्जी उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ईच बी इंक्रीज 5 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ वर्क विल बी इंक्रीज बाय। तो क्वेश्चन ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों 5 टाइम्स इंक्रीज होते हैं तो वर्क कितना इंक्रीज होगा। देखें हमें मालूम है कि W जो है वो FD के बराबर होता है, FD के बराबर है। तो अगर फोर्स भी 5 टाइम इंक्रीज हो जाए और डिस्प्लेसमेंट भी 5 टाइम इंक्रीज हो जाए, लेट्स सपोज न्यू फोर्स है वो 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल है, यानी वो जो फोर्स है वो 5 ऑफ F है, और इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी 5 टाइम है, तो हमारे पास वर्क पे कितना फ़र्क पड़ेगा? 5 5 आर 25, तो 25 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा वर्क। तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा जी? इसका ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज नंबर 1 का ऑप्शन हमारे पास आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फोर्स that acts on a body but does not work is ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन सी इलास्टिक फोर्स एंड ऑप्शन डी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी वाली फोर्स है कि जो वर्क परफॉर्म नहीं करती। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है कि जो वर्क परफॉर्म नहीं करती। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों? वो इस वजह से कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ, और जो मोशन है, वेलोसिटी है, वो तो टेंजेंट होती है। ठीक है, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, मोशन है, वो तो अलोंग द टेंजेंट होता है। ये देखें, लेट्स सपोज कोई बॉडी जो है ना वो सर्कल में मूव कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ होती है, लेकिन जो मोशन या वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो टेंजेंट होती है। अब वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल जो है वो है 90 डिग्री, और वर्क के केस में हमारे पास होता है कॉज, और कॉज 90 पे 0, तो हमारे पास वर्क क्या होगा? 0। तो जस्ट बाकी सारी फोर्सेस जो हैं वो वर्क भी परफॉर्म करती हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसी किस्म का वर्क परफॉर्म नहीं करती। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द ऑड फोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इन चारों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स ऐसी है जो इनसे मिलती नहीं है, इनमें से डिफरेंट है, वो हमने फाइंड करनी है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलास्टिक फोर्स, नंबर 3 फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर 4 इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन चारों में से कौन सी वाली फोर्स ऐसी है जो इनमें से डिफरेंट है? देखिए फोर्सेस जो है ना वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी वाली फोर्स होती है? जो फिजिकली आपस में कॉन्टैक्ट करती है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी वाली फोर्स होती है? जो फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं करती, उनकी फील्ड आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। तो अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कि उसकी फील्ड कॉन्टैक्ट करेगी। इलास्टिक फोर्स इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शनल फोर्स। बस एमसीक्यूज नंबर 3 का ऑप्शन सी, और कौन से वाला जी? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन डी था उसमें हमारे पास इसका जो आंसर था वो भी लिख लेते हैं। आंसर कौन सा आएगा इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। लास्ट एमसीक्यूज देखें जी, लास्ट एमसीक्यूज है, द वर्क डन बाय अ बॉडी while covering a vertical height of 10 meter is 500 joule. By how much amount does the energy of body changes? तो एक बॉडी है वो 10 मीटर हाइट कवर करती है, और इस दौरान जो है वो जो वर्क करती है वो है 500 जाउल। तो कितनी एनर्जी जो है वो बॉडी में, कितनी एनर्जी में चेंजिंग आएगा, एनर्जी में चेंज कितना आएगा? देखें बॉडी जो वर्क परफॉर्म करती है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस बॉडी में से हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बॉडी जो वर्क परफॉर्म करती है वो वर्क इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी उस बॉडी में सेव हो जाता है। देखिए वर्क का यूनिट क्या है? जाउल, और एनर्जी का यूनिट क्या है?
वो भी जूल है। तो बेसिकली ये समझिए कि वर्क इज एन इनपुट एंड एनर्जी इज एन आउटपुट। आप वर्क परफॉर्म करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें सेव हो जाता है। तो अगर एक बॉडी जो है वो 500 जूल वर्क कर रही है तो उसमें एनर्जी में चेंजेस कितना आएगा, 500 जूल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, ए 500 जूल, ऑप्शन नंबर ए। और क्या हमारे पास आंसर आएगा इसका जी, 500 जूल। स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उन्हीं को भी डिस्कस करने लगे हैं और इनको भी हम समझेंगे और अच्छे तरीके से जो है आपने भी इनको समझना है। और साथ साथ समझने के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एस्पायर हब के नाम से हमारा ये चैनल है। तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, और यकीनन आपको फ़ायदा हो रहा होगा, तो इसको हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने जो बाकी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो लाजमी इस कम से कम ये शॉर्ट क्वेश्चंस को करते करते इसको समझते हुए साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज इट पॉसिबल दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड बॉडी इज मोशन ड्यू टू दिस फोर्स बट वर्क डन आफ्टर सर्टेन टाइम इज जीरो। कह रहे क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगे और बॉडी उस फोर्स की वजह से मूव करे लेकिन वर्क जो है वो ज़ीरो हो, कि बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और बॉडी उस फोर्स की वजह से कुछ काम कर रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट कर रही है, लेकिन वर्क ज़ीरो है। तो क्या ये पॉसिबल है किसी केस में? यस, पॉसिबल है। सर्कुलर मोशन के केस में, सर्कुलर मोशन के केस में देखें, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करती है और बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0। तो वर्क हमारा 0। तो देखें इसको किस तरीके से लिखेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल फॉर अ फोर्स टू बी अप्लाइड टू अ बॉडी causing it to move but work done is 0, such as in circular motion the centripetal force is directed towards the center while displacement is along tangent। कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर पे लग रही है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो along tangent है। Since both are perpendicular so no work is done as W is equal to FD cos 90 डिग्री। हमारे पास होता है ना वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा। तो एंगल क्या है इस केस में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर 0। तो वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। देखो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है, और फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो रही है लेकिन वर्क नहीं है, इस वजह से कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन दे चेंज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी। कह रहे हैं कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज किसी बॉडी के ऊपर जब अप्लाई होती हैं, लगती हैं, तो क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो हैं वो किसी भी बॉडी की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसमें भी चेंजिंग ला सकती हैं? यस, ला सकती हैं। किस तरीके से ला सकती हैं? जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में लॉस लाती है, उसकी मूवमेंट में कमी लाती है, जिसकी वजह से उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कमी आ जाती है। एयर रेजिस्टेंस क्या करती है, बॉडी की मूवमेंट को अपोज करती है, उसकी वजह से बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी में लॉस आ जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको लिखेंगे, देखें, यस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन चेंज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी सच एज फ्रिक्शन फोर्स reduce the mechanical energy of a moving object by converting kinetic energy into heat energy। देखें, पहले बॉडी जो मूव कर रही है तो उसमें कौन सी वाली एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और फ्रिक्शन की वजह से साथ साथ हीट भी क्रिएट हो रही है, हीट डेसिपेट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है हीट एनर्जी में, तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसमें देखिए उसमें चेंजिंग आ रही है। और सेकेंड वन, एयर रेजिस्टेंस, वो किस तरीके से जो है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंजिंग लाती है कि एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस मैकेनिकल एनर्जी बाय अपोजिंग द मोशन ऑफ बॉडी। तो बॉडी की मूवमेंट को अपोज करती है एयर रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी में भी चेंजिंग आती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो बॉडी की
टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज ले आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कैन काइनेटिक एनर्जी एवर बी नेगेटिव, कैन वर्क एवर बी नेगेटिव। इससे पहले लिखा हुआ था कि वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड, तो उसके बाद ये क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव भी हो सके, और क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि वर्क वो भी नेगेटिव हो सके। ज़रा सोचिए, क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? चले हम बताते हैं आपको। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेट्स काइनेटिक एंड वर्क एज वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताता है कि जब बॉडी के ऊपर वर्क किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, वर्क एनर्जी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैथ तो नेगेटिव नहीं होता, पीछे रहेगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के ऊपर भी स्क्वायर है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी हुई तो वो स्क्वायर से वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर लेंगे वो भी पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी कम से कम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इंक्लूड्स मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, एज स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो देखें इसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी में एक तो चीज़ मास है और दूसरी वेलोसिटी है। मास तो चेंज ही नहीं होता, मास तो सेम रहता है, और वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो अगर और नेगेटिव भी वेलोसिटी होगी तो उसका भी स्क्वायर क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और दूसरी चीज़, अगर हम वर्क एग्जाम्पल लें, देखें वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है। अब वर्क नेगेटिव किस तरीके से होगा, किस केस में होगा? जब हम फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, ब्रेक अप्लाई करते हैं, और ब्रेक की जो फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स होती है। ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, फौरन रुक नहीं जाता, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, और ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो जो वो अपोजिंग फोर्स है कि फोर्स बैकवर्ड और बॉडी की मूवमेंट आगे की तरफ, दोनों के बीच एंगल क्या है? 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री क्या होगा? -1। तो वर्क क्या हो गया? नेगेटिव। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखें, वर्क कैन बी नेगेटिव एज W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वर्क का फॉर्मूला। इन केस ऑफ अप्लाइंग ब्रेक्स, जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है मूवमेंट के, बॉडी मूव आगे कर रही है, ब्रेक की मूवमेंट, ब्रेक की डायरेक्शन बैकवर्ड है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री एंड cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, सो W इज इक्वल टू एफ डी cos 180 डिग्री। तो cos 180 -1 हो गया, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई एफ डी, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? -FD। तो वर्क का क्या हमारे पास यहाँ पे क्या केस आ गया? वर्क इज नेगेटिव। इसको देख लें जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच हमने डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। कंजर्वेटिव फोर्स जो है उससे जो वर्क किया जाता है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पे लगे और उससे जो वर्क हो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ्स को वो फॉलो करेगा, वो जस्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है कि क्या पाथ फॉलो की है। वो वर्क, वो फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुई, तो उस डिस्प्लेसमेंट ने क्या पाथ फॉलो किया जिससे वर्क हुआ ना। फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट हुई तो वर्क होगा ना। तो वो फोर्स किसी बॉडी पे लगी और उससे जो डिस्प्लेसमेंट हुई तो बॉडी ने कौन से वाला पाथ फॉलो किया है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वो डिपेंड करती है पाथ पे, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड वन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी, लेट्स सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब जो फोर्स और मून की मूवमेंट वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और cos 90 डिग्री पे क्या आ जाता है? जीरो, तो वर्क जीरो आ जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स।
ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ, सर्कुलर पाथ, क्लोज पाथ इज जीरो, बट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगी उससे जो वर्क होगा वो क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है जी। और एग्जांपल क्या होगी जी? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दीज बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी वाली होगी जी? फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होगी। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द वर्क डन बाय द मून एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ? मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। देखें, ये हमारे पास जो है ना वो अर्थ है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जो है ना वो मून रिवॉल्व कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है इसके इर्द गिर्द। तो अब ये मून जो है जब अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा? देखें, अर्थ जो है इस मून के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और मून की मूवमेंट कैसी है? वो ये वाली मूवमेंट है। और किसी भी पॉइंट पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, हम वहाँ पे क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रा कर देंगे। किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन करनी है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दें। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दें। किसी भी पॉइंट पे आप डायरेक्शन फाइंड करनी है तो टेंजेंट ड्रा कर देंगे। लेकिन उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ देखें 90 डिग्री, यहाँ पे देख लें 90 डिग्री। ठीक है जी। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है? जीरो। तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो देखें किस तरीके से इसको लिखेंगे, वर्क डन बाय मून एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज जीरो एज मून रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझाया, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून इज परपेंडिकुलर टू मून मोशन। कि ग्रेविटेशनल फोर्स और मून की जो मूवमेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे आपको परपेंडिकुलर है उसको, फिर क्योंकि मून की जो मूवमेंट है वो उसकी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो टेंजेंट के जरिए हम फाइंड करेंगे। सो वर्क डन इज जीरो एज W इज इक्वल टू F, और ये सब्सक्रिप्ट मैंने G लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, तो Fg इंटू डी इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। FD cos 90 डिग्री। cos 90 क्यों हुआ हमारे पास? कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो गया? जीरो। तो हमारे पास वर्क क्या होगा इस केस में? जीरो। यानी फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन वर्क क्या होगा? जीरो। और मून किसी किस्म का वर्क क्लोज पाथ में ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखें ना, कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्लोज पाथ में उनका वर्क क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे देखें हमने इसको प्रूव भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के MCQs जो हमने पहले किए, और उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपको क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई MCQ समझ ना आया हो, तो कमेंट सेशन में लाजमी उसको मेंशन करिएगा, और इसकी बस स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम लोग जल्द न्यूमेरिकल की बनाएंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।